नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके साथ एक अन्य वीडियो के साथ, जो पिछले वीडियो की एक कड़ी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परस्पर विरोधाभासी नियम, कानून, आदेश के चक्रव्यूह से कई सारे भूमिवाद उत्पन्न होते हैं। तो उसी कड़ी में भाग 2 है। इसमें आप जानेंगे, इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि एक और विरोधाभास के बारे में। आइए जानते हैं वह विरोधाभास क्या है। आपने बीटी एक्ट का नाम सुना होगा, बिहार टेनेंसी एक्ट 1885। आपको यह जानना चाहिए कि बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 मूलतः 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट के नाम से जाना जाता था। बंगाल को हटाकर बिहार नाम इसको 1936 में दिया गया और 1936 से तब इसको बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 के रूप में जाना जाने लगा, यानी बिहार शब्द 1936 में जुड़ा। 1885 से लेकर अब तक इसमें, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 45 से ज़्यादा संशोधन इसमें हो चुके हैं बीटी एक्ट में। एक संशोधन इसमें 1938 में भी हुआ था, जिसमें धारा 48C यानी 48 ग जोड़ा गया, जिसमें दर रैयत के बारे में चर्चा की गई कि दर रैयत को भी अधिभोगाधिकार अर्जित हो सकता है अगर उसने 12 साल लगातार किसी रैयत की ज़मीन को जोता हो। अब जानते हैं दर रैयत क्या है। दर रैयत मूल बीटी एक्ट में परिभाषित नहीं था, अभी भी यह परिभाषित नहीं है, लेकिन इसको 48C के हिसाब से आप बटाईदार समझ सकते हैं। यानी 48C में यह कहा गया कि दर रैयत किसी ज़मीन को लगातार 12 साल, किसी रैयत की ज़मीन को लगातार 12 साल से जोत रहा हो तो उसको उस भूमि में अधिभोगाधिकार अर्जित हो जाएगा, कुछ शर्तों के अधीन। जो उसमें शर्त लिखे हुए हैं, उसमें एक शर्त ये भी है कि किसी विधवा की ज़मीन हो तो उस पर नियम लागू नहीं होगा। किसी सेना में काम करने वाला, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में काम करने वाले व्यक्ति की ज़मीन अगर किसी बटाईदार जोत रहा हो तो उस पर नियम लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो अंधता से, कुष्ठता से अथवा अन्य लाइलाज रोग से ग्रसित हो या विकृत चित्त का व्यक्ति हो, उसकी ज़मीन अगर कोई जोत रहा हो तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये सब अपवाद थे, अपवाद में डाले हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो बाहर में नौकरी करते थे, यहाँ करते थे, वहाँ करते थे, जो खुद खेती नहीं कर सकते थे, बहुत सारी जिनके बंदिशें थीं या वाटेवर जो भी जिनके समस्याएं थीं, ऐसे लोग बटाईदार से ही खेती करवाते थे। अब देखिए, इसमें इस धारा के जुड़ जाने के बाद मोस्टली उत्तर बिहार में इसमें बहुत सारे केसेस आज की तारीख में भी बटाईदार वर्सेस मूल रैयत, आज भी केसेस चल रहे हैं DCLR के न्यायालय में या यहाँ वहाँ खुद को रैयत घोषित करने के लिए ऐसे वैसे। इससे भी समाज में बहुत सारे तनाव आए। अब मैं एक्ट सही है अथवा गलत उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस बिंदु पे जा रहा हूँ कि यह एक्ट किस प्रकार बीटी एक्ट के ही मूल बिंदु को से विरोधाभासी साबित हो जाता है। यह मैं आपको तुरंत बताने जा रहा हूँ। मूल बिंदु यह है कि हम जब आप बीटी एक्ट को गंभीरता से पढ़ेंगे तो बीटी एक्ट में किसी मूल रैयत से ज़मीन 2 ही कंडीशन में वापस ली जा सकती है, जिसमें पहला कंडीशन ये है कि मूल रैयत जो भी है उसने नियत लगान देने से मना कर दिया हो, या नियत लगान नहीं दे पाया हो, या असमर्थ हो, या दे पाने में सक्षम नहीं हो, या बढ़ा हुआ लगान दे पाने में सक्षम नहीं हो, तो या इनकार करता हो लगान देने से, तो उससे ज़मीन वापस ली जा सकती है। दूसरा कि धारा 23 है बीटी एक्ट। धारा 23 के बारे में जानते हैं। धारा 23 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति रैयती भूमि का उपयोग इस प्रकार करेगा कि उसके तात्विक मूल्य में ह्रास न हो अथवा वो भूमि कृषि के अनुपयुक्त न हो जाए। जाहिर है कि अगर आप किसी भूमि का या तो लगान नहीं देंगे या कृषि भूमि को अनुपयुक्त बना देंगे या ऐसा कर देंगे कि उसके तात्विक मूल्य में ह्रास हो जाएगा, तो ज़मीन आपसे वापस ली जा सकेगी। अब आते हैं इन दोनों बिंदुओं को, तो मैं ध्यान में रखूँ, आप रखेंगे ही इन दोनों बिंदुओं को। उसके अतिरिक्त एक अन्य बिंदु भी है जिसे रैयत की परिभाषा है। अब बीटी एक्ट में रैयत की परिभाषा पर आते हैं कि रैयत का डेफिनेशन क्या है। रैयत वह है जो खुद अथवा अपने परिवार की सहायता से अथवा नौकरों की सहायता से अथवा
भागीदार की सहायता से कृषि भूमि को कृषि कार्य करने की मंशा से धारण करता है। तो अब इसमें ये बिंदु आ रहा है बीच में, नौकर और भागीदार। अब आते हैं धारा 48C पर। धारा 48C यह कहता है कि अगर आपका कोई बटाईदार लगातार 12 वर्ष से भूमि को जोत रहा हो तो उसको, उस दर रैयत को आपकी भूमि के जितने भूमि पर वो बटाईदारी कर रहा था उतना भूमि का अधिभोगाधिकार उसको अर्जित हो जाएगा। यानी उतने भूमि का रसीद आपसे हट करके उसके नाम से कटना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो मूल रैयत है उसके हितों की उपेक्षा है। मूल रैयत ने वह कौन सी गलती की जो उसका ज़मीन जो है दर रैयत को चला जाएगा। मूल रैयत ने, जैसे जो दो बिंदु आपको पहले से याद होंगे, मूल रैयत ने लगान देने से कभी मना नहीं किया और मूल रैयत ने कृषि भूमि को न अनुपयुक्त बनाया और न ऐसा कोई काम किया भूमि पर जिससे उसके तात्विक मूल्य में कोई ह्रास हो जाए। तो भूमि तो इन्हीं दो कंडीशन में वापस ली जा सकती थी। तो इन दो कंडीशन को तो मूल रैयत जो है पालन कर ही रहा है, फिर भी उससे भूमि वापस लेकर के दर रैयत को दी जा रही है। प्लस अब आते हैं रैयत की परिभाषा पर। आपको याद ही होगा अभी कि रैयत की परिभाषा के अंतर्गत हम नौकर से भी खेती करवा सकते हैं और भागीदार की सहायता से भी हम खेती करवा सकते हैं। तो जो मूल रैयतधारी हैं, रैयत हैं, उन्होंने जो दर रैयत को रखा, बटाईदार को रखा अपनी भूमि पर खेती करने के लिए, क्या वे उसके नौकर नहीं हो सकते? अथवा क्या वे मूल रैयत के भागीदार नहीं हो सकते? क्या एक व्यक्ति जो बाहर में रहता हो वह अपने भागीदार की सहायता से जमीन पर खेती नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि वह रैयत की परिभाषा के अनुकूल है। दूसरा, वह नौकर रखकर भी खेती करवा सकता है, वह भी रैयत की परिभाषा के अनुकूल है। तो मैं तो मूल रैयत हूँ ही। जो मैंने बटाईदार रखा हो सकता है वो मेरा नौकर हो, जो मैंने बटाईदार रखा हो सकता है वो मेरा भागीदार हो, और वो मूलतः भागीदार ही होता है, क्योंकि ज़मीन पर जितनी भी खेती होती है उसमें लोग आपस में भागीदारी किए हुए रहते हैं कि आधा हिस्सा आप लीजिएगा, 50% आप रखिएगा, 50% उपज का हिस्सा हमको दीजिए। प्लस उसमें जो ज़मीन की खेती में जो खर्च होता है उसमें लोगों का आपस में समझौता रहता है कि जितना भी पैसा लगेगा उसमें इतना हिस्सा हम देंगे, इतना हिस्सा हम देंगे। इसमें बहुत सारे लोग ज़मीन को पट्टे पे देते हैं। तो इस तरह से लोगों का आपसी समझौता से एक व्यवस्था चल रही थी। उसमें अगर धारा 48C को जोड़ा गया तो धारा 48C तो है रैयत की परिभाषा के ही अनुकूल नहीं है, तो डिफाइंड है, और दोनों उसी एक्ट के पार्ट है। धारा 48C भी बीटी एक्ट में है और रैयत की परिभाषा भी बीटी एक्ट में है। तो मूल बीटी एक्ट का अवलोकन आप भी कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि एक विरोधाभास है कि नहीं, कि किसी का ज़मीन को किसी बटाईदार को अगर दिया जा रहा है तो यह मूल रैयत के हितों के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है, यह जो है रैयत की परिभाषा के अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह उसका विरोधाभासी है अथवा उसके अनुकूल है, तो देखने की बात है। आप भी इसको देख सकते हैं, कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। आप भी बीटी एक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। आपको ये छोटा चीज़ लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा चीज़ है नहीं। उत्तर बिहार में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ बटाईदार वर्सेस मूल रैयत का केस चल रहा है और समाज में तनाव। आइए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको 50 बीघा ज़मीन है और उसमें से 25 बीघा ज़मीन आपने किसी को बटाईदार को दिया हुआ है। 25 बीघा पर आप स्वयं खेती करते हैं, 25 बीघा आपने बटाईदार को दिया। वह बटाईदार अगर लगातार 12 साल से उस ज़मीन को जोत रहा है तो वह DCLR के यहाँ दावा करेगा कि 12 साल से मैं इस ज़मीन को जोत रहा हूँ और धारा 48C के प्रोविजंस के प्रावधानों के अनुरूप अब इस ज़मीन का मुझे रैयत घोषित कर दिया जाए। उसी के क्रम में 48D है, 48C है, जिसमें एक बोर्ड का गठन होता है, DCLR द्वारा बोर्ड का गठन किया जाता है, उसके निर्णय के अनुरूप आगे की कार्रवाई होती है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद DCLR आगे की कार्रवाई करेंगे और उस हिसाब से वो उसको रैयत घोषित करेंगे अथवा नहीं करेंगे, वो उस कार्रवाई के अनुरूप है। ठीक है। तो अब बिंदु ये उठता है कि 50 बीघा में से 25 बीघा का रैयत वो व्यक्ति हो जाएगा जो
खुद को बटाईदार कह रहा है और यह दावा कर रहा है कि पिछले 12 साल से या अधिक से वो उस जमीन पर जोतावाद कर रहा है, उस जमीन को जोत रहा है। तो अब आप 50 बीघा में से 25 बीघा के ही रैयत रह जाएंगे और 25 बीघा का रैयत आपके बटाईदार हो जाएंगे, यानी कि 25 बीघा का रसीद उनके नाम से कटने लगेगा, 25 बीघा का रसीद आपका कटने लगेगा। तो इस प्रकार आप ये वीडियो देखते रहें और शीघ्र ही इसी प्रकार के अन्य वीडियो अभी आपके लिए और अपलोड किए जाएंगे, ताकि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और आप समस्याओं के जड़ में जाकर समस्याओं को प्रति जागरूक हों और अपना भूमि विवाद को निपटारा करने में आप अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।